नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आगाज हो चुका है। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर से आए राष्ट्र प्रमुखों और प्रतिनिधियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में करीब 80% से ज्यादा का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह G20 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करना भारत के लिए बड़े गर्व का मौका है। सबसे पहले बात शिखर पर भारत की, और इस बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे भारत की G20 के अन्य स्थायी सदस्यों से तुलना करें तो वैश्विक जीडीपी में हिस्सेदारी के मामले में भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर है। ग्लोबल इकोनॉमी में हमारी हिस्सेदारी 3.54% है। वहीं वैश्विक जनसंख्या के मामले में हम पहले नंबर पर आते हैं। भारत इस बार के G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया की लगभग 18.29% आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। हालांकि यहां गौर करने वाली बात यह है कि जीडीपी के आधार पर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो हम G20 के सदस्य देशों में सबसे निचले पायदान पर हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी विशाल आबादी। भारत की जीडीपी प्रति व्यक्ति आय 9.07 हजार डॉलर है, लेकिन अब भारत का विश्व समुदाय का भरोसा बढ़ा है और चीन से भारत की ओर रुख करने वाली MNC इसका उदाहरण है। भारतीय ब्रेन की चर्चा हो रही है। यही वजह है कि G20 समिट के माध्यम से देश अपनी गौरव का गान भी कर रहा है और आने वाले भविष्य में विश्व गुरु बनने की राह पर भी भारत आगे बढ़ रहा है। तो दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आगाज हो चुका है। भारत इस बार 18वें G20 सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। तमाम मुद्दों पर चर्चा चल रही है। जो पहला सेशन था वो वन अर्थ को लेकर इस पर चर्चा हुई है। तमाम पर्यावरण को लेकर जो बदलाव आए हैं, उनको जो चुनौतियां दुनिया सामना कर रही है, किस तरीके से समाधान निकाला जाए, इस पर चर्चा पहले सेशन में हुई है। और साथ ही इसके बाद बायलैटरल वार्ता देखने को मिलेगी जिसमें तमाम आर्थिक मसलों को लेकर चर्चा भी की जाएगी और साथ ही अर्थव्यवस्था में लगातार उभार जो भारत का आ रहा है उसको और भी मजबूती आगे इससे मिलेगी या तमाम जिन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी इस पूरे समिट के बाद जो निकलकर सामने आएगा वो देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और इसी पूरे मामले पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। वो चर्चा में शामिल हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका। रक्षा विशेषज्ञ अनुपम तिवारी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, फिलहाल नहीं जुड़े हैं, लेकिन चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से भारत मेजबानी G20 समिट की कर रहा है, भारत कितना मजबूत अब दिखाई देता है और साथ ही क्या क्या चुनौतियां इस मेजबानी की भी हैं, क्योंकि कोरोना काल के बाद जो रूस यूक्रेन युद्ध हमने देखा है, जो दुनिया है दो धड़ों में बटी दिखाई दी है, तो इससे मेजबानी के साथ साथ चुनौतियां भी हैं। फिलहाल आप क्या कुछ कहेंगे? G20 का अद्भुत है, अतुलनीय है। हाँ। और ये जो आयोजन है इतना अभूतपूर्व, इतना ऐतिहासिक है कि भारत ने जिस प्रकार से दुनिया के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। देखिए, आयोजन तो दुनिया भर में होते हैं, वैश्विक मंचों पर अलग अलग आयोजन होते हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि आप उसको पेश कितना करते हैं, कितने बेहतरीन तरीके से आयोजन करते हैं। और भारत ने जिस प्रकार से आयोजन किया है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारतीय संस्कृति में जो 21 का अंक है वो पूर्णता का प्रतीक माना जाता है, वो संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। और हमने G20 को G21 कर दिया है। अफ्रीकी महासंघ को उसमें शामिल कर लिया है। तो जो अफ्रीकी महासंघ है यह कहने के लिए महासंघ है, लेकिन व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत जो है अफ्रीका के सरोकारों को लेकर कई वर्षों से चिंतित रहा है। जो दक्षिण की भारत एक मजबूत आवाज रहा है। और जो चीन है, चीन वन बेल्ट वन परियोजना के जरिए उन इलाकों को अपने शिकंजे में लेना चाहता है, जबकि जो भारत है वो व्यापारिक भागीदारी कर रहा है। अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है भारत। तो तमाम चुनौतियों के बावजूद, इसके बावजूद कि चीन ने यह संदेश देने की कोशिश की कि वह भारत को ग्लोबल साउथ का लीडर देखना पसंद नहीं करता, इसलिए वो नहीं आया, पुतिन यहाँ पर नहीं आ पाए, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से भारत ने अपने आप को प्रस्तुत किया है,
जिस प्रकार से अफ्रीकी महासंघ में भारत के लिए व्यापार के द्वार खुले हैं, उससे हम उन चुनौतियों से आगे निकल गए हैं जिन चुनौतियों को चीन ने हमारे सामने प्रस्तुत किया था। और भारत ने अपना दावा मजबूत किया है कि आने वाले समय में न केवल हम ग्लोबल साउथ की लीडरशिप करेंगे, लेकिन दुनिया की जो बड़ी आबादी है उसका नेतृत्व करेंगे, विकासशील देशों का नेतृत्व करेंगे, गरीब और अत्यंत पिछड़े देशों का नेतृत्व करेंगे। और इसका फायदा जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा, भारत के व्यापारियों को मिलेगा। इस प्रकार से भारत ने जिन 60 शहरों में जिस प्रकार से अलग अलग बैठकें आयोजित करके भारत की सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन किया है, भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन किया है, भारत के राष्ट्रीय हथकरघा का प्रदर्शन किया है, वो अभूतपूर्व है। और इसके उज्जवल परिणाम आने वाले समय में आप देखेंगे। ऋषभ जी, निश्चित तौर पर हमने जिस तरीके से देखा कि तमाम तरीके से जो चर्चाएं फिलहाल भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं, पहले की तुलना में और भी मजबूत हुई हैं। और अगर मेजबानी भारत कर रहा है G20 समिट की, इन शक्तिशाली देशों का आपने जिक्र किया कि 80 से 85% अर्थव्यवस्था इन देशों की पूरी दुनिया भर में है, तो ऐसे में कितना भरोसा भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ जाएगा। लेकिन लगातार हम हालांकि देख रहे हैं कि भरोसा बढ़ रहा है, लेकिन G20 समिट के बाद दुनिया किस तरीके से भारत को अब देखेगी? देखिए ऋषभ जी, G20 के बाद दुनिया भारत को और अच्छे तरीके से देख पाएगी। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि दुनिया में देखिए हमने हमारे लोकतंत्र को बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट किया। हमने हमारी धर्मनिरपेक्षता को बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट किया। देखिए आप जब जो दुनिया भर के जो राष्ट्राध्यक्ष है उनका नई दिल्ली में स्वागत हो रहा है, उसी समय बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष के जो परिवार है वो ताजमहल देखने के लिए आगरा गए हुए हैं। तो दुनिया जिस प्रकार से हमारी विविधता को कभी कभी टारगेट करती है और हमने उन सब से बिना प्रभावित हुए भारत को जिस प्रकार से प्रेजेंट किया है, उससे यह पता चलता है कि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, मजबूत लोकतांत्रिक राष्ट्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सबसे बड़ी बात है कि भारत में जो सत्ता का हस्तांतरण है वो बहुत शांति से होता है। देखिए आप चाइना को देख ले, अफ्रीकी जो देश है वो क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं, वो स्थिरता चाहते हैं और वो लोकतंत्र चाहते हैं। जबकि चीन में क्या है? अधिनायकवाद है, चीन में साम्यवाद है। तो जो भारत का मॉडल है उसको अफ्रीका पसंद कर रहा है, उसको यूरोप पसंद कर रहा है, उसको अमेरिका पसंद कर रहा है और यह हमारे लोकतंत्र का मॉडल है। इसलिए भारत जो है वो चीन से आगे निकल गया है। अफ्रीका ने जो भारत को पसंद किया है और इससे वैश्विक तौर पर हमारी स्वीकार्यता बढ़ेगी। और हम चीन को जो हम जिस प्रकार से चुनौती दे पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में चीन को चुनौती देने के लिए हमारे साथ यूरोप भी खड़ा होगा और हमारे साथ अफ्रीका भी खड़ा होगा। निश्चित तौर पर चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल एक और ये है कि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि अब अमेरिका से हमारे संबंध बेहतर हो रहे हैं, क्या चाइना से अमेरिका का लगातार जो प्रतियोगिता हम देख रहे हैं, एक वजह है कि अमेरिका की अब मजबूरी हो गई है कि भारत ही एक विकल्प है जो चाइना से खुलकर सामना कर सकता है, या इसकी वजह यह है कि भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना उभार अर्थव्यवस्था में आ रहा है, तमाम चीज़ों में बेहतरीन कार्य कर रहा है? ये किसकी दूसरी वजह हो सकती है डॉक्टर साहब? नहीं ऋषभ जी, देखिए इसको हमको अवसर की तरह देखना चाहिए। चीन जो है, देखिए आप ये देखिए कि पश्चिम जो है पश्चिम अफ्रीका में लगातार रहा, यूरोपियन राष्ट्र लगातार अफ्रीका की मदद करते हैं, लेकिन अफ्रीकी जो देश है वो विकास नहीं कर पाए, वो कभी यूरोप नहीं बन पाए। लेकिन जब आप चीन की बात आती है तो चीन उन लोगों को कर्ज के जंजाल में फंसा रहा है। और आप देखिएगा दुनिया में जब गृह युद्ध होते हैं तो दुनिया के जो आप चाहे सूडान हो, चाहे सीरिया हो, चाहे इराक हो, चाहे कोई भी देश हो, ये लोग यूरोप की ओर भागते हैं। ये लोग कभी इनके लिए चीन दरवाजे नहीं खोलता। तो जो यूरोप है अंततः उसके जो सरोकार है वो मानव अधिकार और लोकतंत्र से जुड़े हुए हैं, जबकि चीन या रूस के जो सरोकार है वो लोकतंत्र या मानव अधिकारों की बात नहीं करते। वो उत्तर कोरिया की मदद करते हैं, चाहे उत्तर कोरिया में लोगों को मार डाला जाए। वो ईरान की मदद करते हैं जहां पर महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। वो म्यांमार की मदद करते हैं जहां पर सैन्य शासन लोकतांत्रिक सरकारों को हटाकर लागू कर दिया गया है। तो दुनिया ये जानती है कि चीन बड़ा बाजार हो सकता है, लेकिन वो शांति और लोकतंत्र का बड़ा मॉडल नहीं हो सकता, और बड़ा मॉडल भारत है। तो इस संकट में जब दुनिया बहुत ध्रुवीय है जरूर है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया को एक अच्छे लोकतांत्रिक देश की तलाश है। तो भारत ने अपने आप को एक मजबूत नेतृत्व के तौर पर प्रेजेंट किया है, मजबूत प्रतिनिधि के तौर पर प्रेजेंट किया है, और इसको दुनिया समझ रही है। और अमेरिका का आने वाले समय में निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि जो चीन की कंपनियां हैं, चीन की कंपनियां आपको भारत में दिखाई देगी।
और आने वाले समय में यूरोप और जो भारत है, अमेरिका और भारत है, उनकी न केवल आर्थिक साझेदारी बढ़ेगी, लेकिन उनकी सामरिक साझेदारी बढ़ने का भी पूरे उज्जवल अवसर है। निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण बातें आपने कही। एक बाजार के रूप में भारत उभरेगा। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। अनुपम तिवारी जी, आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा कि तमाम चर्चाएं पीएम मोदी और शी जिनपिंग को लेकर, जो बहुत छोटी सी चर्चा हुई थी, उसको लेकर खबरें थी कि अब सीमा पर जो तनाव कम होगा, लेकिन उसके बाद चाइना एक नया मैप जारी करता है और साथ ही फिलहाल जो शी जिनपिंग है समिट का हिस्सा नहीं है। तो किस तरीके से चाइना और इंडिया का संबंध फिलहाल देखे जाएं, और अगर अमेरिका से हम बेहतर हो रहे हैं, हमारे संबंध बेहतर, तो कितना असर इसका आगामी समय में चाइना और हमारे संबंध को लेकर पड़ेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। चाइना, भारत और अमेरिका, इनके बीच में जो सामरिक ट्रायंगल बनता है, उसको लेकर के बहस पूरे दुनिया में जारी। और अगर चीन के राष्ट्रपति G20 सम्मेलन में नहीं आए हैं तो उसमें क्या वो फायदे में रहेंगे या नुकसान में रहेंगे, ये बहुत अगर चर्चा करने का विषय है। हकीकत यह जो मुझे लगता है कि G20 समिट में ना आकर के शी जिनपिंग ने दरअसल अपने लिए बचाव का रास्ता देखा है। वो विश्व समुदाय के सामने कठिन सवालों के जवाब देना नहीं चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि कोई उनसे ये मैप के बारे में पूछे जो उन्होंने जारी किया, जिससे भारत समेत कम से कम 9 देश परेशान हैं, और 9 देशों ने इस पे आपत्ति जाहिर करी है कि उसने मैप सही से नहीं बनाया है। इसमें आप रशिया का भी नाम ले, जो कि चीन का ताजा तरीन सहयोगी है। रशिया और चीन अब एक पाले में खड़े भले दिखाई देते हैं, लेकिन मैप विवाद में रशिया और चीन के बीच में भी कुछ कठिनाई दिखाई दी है। रशिया ने भी उसके ऊपर विरोध व्यक्त किया है, भारत ने किया, और तमाम आसियान कंट्रीज ने अपने अपने तरीके से इसका विरोध किया है। तो इन सब सवालों के जवाब देने में शी जिनपिंग अपने आप को सामान्य नहीं पाते। इसके अलावा इस G20 सम्मेलन का जो सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है वो वर्ल्ड बैंक और IMF के सुधार की बातें हैं, जिसके ऊपर जो बाइडेन लगातार प्रेस कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो बाइडेन के हिसाब से चाइना कर्ज के जाल में फंसा करके गरीब देशों का उत्पीड़न कर रहा है, और भारत भी इस विचारधारा से अमेरिका के साथ सहमति रखता है। भारत भी ये कहता है कि साहब चीन को ऐसी कार्रवाइयां करने से विश्व समुदाय रोके, अन्यथा श्रीलंका जैसा कंडीशन कई सारे देशों का हो सकता है। वहां पर भुखमरी हो सकती है, वहां पर कर्ज के जाल में दब करके आत्महत्याएं हो सकती है, वहां पर पूरे के पूरे देश गृह युद्ध का शिकार हो सकते हैं। तो भारत इस चीज को प्रेस कर रहा है। तो इसका जवाब भी शी जिनपिंग को देना था, वो ना आकर के उन्होंने उस जवाब से पल्ला झाड़ दिया। लेकिन हमको ये भी समझना पड़ेगा कि कब तक शी जिनपिंग अपने आप को विश्व समुदाय के सामने बचाते रहेंगे। कभी ना कभी तो उनको सामने आना पड़ेगा। तो उनको जब सामने आएंगे तो जवाब भी देना पड़ेगा, और ये जवाब बहुत कठिन होंगे। जितना देर करेंगे उतना ही जवाब कठिन होते चले जाएंगे, और शी जिनपिंग के सामने कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा उनको। और हकीकत आज ये है, जैसा मेरे को पैनलिस्ट ने बताया, कि चीन के अंदर भी इस समय आर्थिक द्वंद्व चल रहा है। चीन की आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है जैसी बाहर से दिखाई देती है। चीन के अंदर भी आर्थिक असंतोष जबरदस्त तरीके से उभरा है पिछले कम से कम 2 वर्षों में। तो इन सब चीजों के परिणाम चीन के लिए घातक साबित हो सकते हैं, और चीन के नागरिकों को यह समझना पड़ेगा कि शी जिनपिंग चीन नहीं है। शी जिनपिंग जो कर रहे हैं वो सिर्फ अपने भलाई के लिए या अपने एक ऑटोक्रेटिक रवैया अपना रहे हैं, जो मन में आता है उस तरह की हरकतें करते हैं। भारत जैसे शांतिप्रिय पड़ोसी के साथ वो संबंध खराब कर रहे हैं, ताइवान को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। तो चारों तरफ से विश्व समुदाय में अलग थलग किए जाने का खतरा अब चीन के ऊपर मंडराने लगा है, और जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शी जिनपिंग स्वयं राष्ट्रपति हैं। तो विश्व समुदाय की इस जियोपॉलिटिक्स को चीन जितना जल्दी समझ ले उतना ही बेहतर होगा, और उसके बाद ही G20 जैसे मंचों में उसका आना, सहभागिता करना कोई फल दिखाता। अन्यथा इस समय अगर वो आते भी तो कोई फायदा नहीं होने वाला था। जब उनके रिश्ते कई देशों के साथ सामान्य नहीं है तो विश्व समुदाय की भलाई के लिए वो काम नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर इससे पहले हमने डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि कहा कि जो बाजार है अब भारत दुनिया के लिए एक विकल्प हो सकता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि वो सभी देश हैं जो शक्तिशाली हैं, और 80 से 85% अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में इनकी मानी जाती है। तो ऐसे में अब और G20 समिट भारत में हो रही है और तमाम देशों के लिए विकल्प खुल रहा है, तो कितना असर अब भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा? जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते आए हैं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बहुत जल्द बनेंगे, तो किस तरीके से इस दृश्य को पूरी दुनिया आप देखेगी? देखिए, ये जो पूरा दृश्य आज दिखाई दे रहा है नई दिल्ली के अंदर, वो उभरते हुए भारत का संकेत है। और ये उभरता हुआ भारत सिर्फ सांस्कृतिक और रणनीतिक नहीं है, ये आर्थिक रूप से उभरता हुआ भारत आज विश्व ने देखा है। और जब हम आर्थिक रूप से समृद्ध भारत की बात करते हैं तो निवेश और
और एक्सपोर्ट दोनों की बातें करते हैं, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों की बातें करते हैं। भारत ने अपना विजन क्लियर कर दिया है कि हम विश्व के साथ व्यापार करेंगे। भारत एक बाजार मुहैया करवाएगा, बड़ा बाजार मुहैया करवाएगा, लेकिन भारत आत्मनिर्भरता की ओर भी चलेगा। और ये आत्मनिर्भरता सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में और रक्षा क्षेत्रों में, एनर्जी क्षेत्र में, यहाँ पर आत्मनिर्भरता दिखाने के लिए भारत प्रतिबद्ध हो चुका है। तो भारत मतलब दोनों तरह से काम करना चाहता है और विश्व इस बात को समझता है, क्योंकि जब हम विकसित राष्ट्र की कल्पना करते हैं, जब हम 2047 में भारत को विकसित देखना चाहते हैं, तो वो विकास दरअसल आत्मनिर्भरता के पैमाने पर ही होगा। हम विश्व के लिए एक बड़ा बाजार बन सकते हैं, हम विश्व को एक बड़ा रॉ मटेरियल का सोर्स दे सकते हैं, लेकिन अगर आत्मनिर्भर नहीं हुए तो वो सब कुछ बेकार हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर है और उसी विजन को पूरी दुनिया आज देख रही है कि आत्मनिर्भरता के साथ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता के साथ भारत विश्व समुदाय के साथ मेलजोल बढ़ाना चाहता है, उनके साथ सहभागिता करना चाहता है। और यह सहभागिता किसी तरह का द्वंद्व पैदा नहीं करती है, ये सहभागिता एक मित्रता का आधार प्रदान करती है, जिससे हमारे रिश्ते विश्व समुदाय के साथ बेहतर होते चले जा रहे हैं। और यही वो वजह है जिसके ऊपर मैं बहुत जोर देता हूं कि यही एक कारण है, भारत की यही क्वालिटी है कि भारत दो अपोजिट पोल्स के साथ एक साथ काम कर लेता है, चाहे वो अमेरिका वर्सेस रशिया हो या फिर रशिया वर्सेस यूक्रेन हो। हर जगह भारत सबके साथ अच्छे संबंध बना लेता है और भारत के अच्छे संबंधों के पीछे भारत का एक क्लियर विजन है जो कि वर्तमान सत्ता हमको दे रही है। बिल्कुल, दुनिया को साथ में लेकर चलने की जो भूमिका है भारत की काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, मैं आप चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। सत्यप्रकाश जी, आपके पास आऊंगा। आपने दोनों मेहमानों का सुना। जिस तरीके से हमने देख रहे हैं कि लगातार अब इस चर्चा के जरिए भी तमाम मसलों पर आगे चर्चा भी होगी, लेकिन फिलहाल G20 समिट की बात करें, भारत के लोग ये जानना चाह रहे हैं कि समिट से भारत के लोगों को क्या मिलेगा, और साथ ही इस पूरी चर्चा को जो अभी तक हुई है, आगे होने वाली है, इस पर आपका क्या रुख है? सत्यप्रकाश जी। देखिए, ग्रुप 20 समिट जो चल रहा है, हाँ, यूं तो इस ग्रुप की जितनी भी कंट्रीज हैं वो रोटेशन के आधार पर उनको उसकी मेहमान नवाजी का मौका मिलता है जी। लेकिन भारत को उस समय, हाँ, जब यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हो, हाँ, चाइना से उसके रिलेशंस कैसे हैं, उन हालातों में भी हमारे देश ने जो मेहमान नवाजी की है वो कहीं ना कहीं विश्व पटल पर एक विशेष छवि छोड़ती दिख रही है। हाँ, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है, देखिए, भारत के प्रपोजल पर अफ्रीकन यूनियन को हाँ, अगर शामिल किया जा रहा है G20 में, तो आप देखिए ये कहीं ना कहीं भारत के जो प्रभाव है, उस प्रभाव को पूरी दुनिया में स्प्रेड करने का एक बड़ा स्टेप दिखता है। लेकिन देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, एक ट्रेड, दूसरा डिफेंस, क्योंकि इनका ही यूज करते हैं जनरली एक देश दूसरे देश पर। प्रधानमंत्री मोदी आज देश की इकोनॉमी जो है वो टॉप 5 कंट्रीज में मानी जाती है, और ये जो चीजें होती हैं इनमें कुछ यूएन के जो महत्वपूर्ण इश्यूज हैं या स्टेप्स हैं, गोल्स हैं, उन गोल्स को अचीव करने पर चर्चा तो होती है जी। लेकिन ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर ताकतवर, आर्थिक रूप से संपन्न या रक्षात्मक रूप से संपन्न राष्ट्र अपने ट्रेड को और अपनी सुरक्षा को बढ़ाने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जाता है इस जगह पर। और आज भारत को कहीं ना कहीं ये मौका मिला है। उस मौके में भी भारत ने जिस प्रकार से अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया है, तो ये जो अफ्रीकन यूनियन की कंट्रीज हैं, ये किस देश के प्रति झुकेंगी, क्या बताइए? मुख्य रूप से जो ट्रेड है उसमें 3 देशों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, अमेरिका, रशिया और चाइना। अब आप देखिए कि रशिया और चाइना के रिलेशंस तो व्यापारिक है, डिफेंस रिलेशन है, लेकिन भारत के साथ दोनों के रिश्तों में भिन्नताएं हैं कि चाइना से हमारे रिश्ते ना तो ट्रेड के मामले में अच्छे रहे और ना ही सुरक्षा के मामले में, लेकिन रशिया से हमारे परंपरागत रिश्ते हैं और उन रिश्तों को आज निभाया भी जा रहा है। ऐसे में उनका रशिया के प्रेसिडेंट का यहाँ ना आना, क्योंकि उनके कुछ डिप्लोमेटिक कारण है जिसके कारण वो नहीं आए हैं, और वहां युद्ध भी है, या दूसरी चीज उनके कई मामलों में उनके पास FIRs हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका यहाँ आना भले ही भारत के लिए सपोर्ट नहीं है, लेकिन भारत का इंटरनली सपोर्ट रशिया को है। अब आपने एक चीज यहाँ डिस्कस हुआ कि रशिया को साइडलाइन करके अमेरिका से रिश्ते बेहतर बनाना, ये भारत की कूटनीति नहीं हो सकती। बिल्कुल,
भारत की कूटनीति अमेरिका से ट्रेड के रिश्ते, व्यापारिक रिश्ते मजबूत हो, जिससे भारत 5वीं अर्थव्यवस्था से टॉप 2, टॉप 3 में पहुंच जाए। ये प्रयास तो भारत का रहेगा, लेकिन ये तय है कि इस समिट से ना केवल देश की छवि बड़ी है, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूं तो उसको पॉलिटिकल मीनिंग्स में भी देखता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी आगामी 2024 में जो जनरल इलेक्शंस होने हैं देश में, उसके ठीक पहले ये समिट हो रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये हमेशा से उनका जो वैश्विक महत्व है या वैश्विक उनकी जो भाव बढ़ा है, उस भाव को हमेशा हर इवेंट में प्रस्तुत करती है। अब ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी इस जी समिट में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने वाले नेता बनते हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी चुनाव के लिए एक बड़ा मुद्दा मिलेगा, और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी लाभदायक होगा, देश के लिए तो हो गई, क्योंकि ये देश के लिए व्यापार का बड़ा रास्ता मिला। बिल्कुल। और ये जो रास्ता मिलेगा जिससे देश की इकोनॉमी एकदम जंप करेगी, और ये सही कहा था अभी किसी ने आप दोनों में से कि टॉप 3 में भी पहुंच सकने की संभावना है। लेकिन इससे एक मैसेज और भी जाता है कि हम कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी आत्मनिर्भर होने की ओर है, और जहां से सुरक्षा इक्विपमेंट को बेहतर बनाया जा सकता, उनसे रिश्ते भी हमारे बेहतर हैं। ऐसे में चाइना को इस मार्फत से एक बड़ा सबक, क्योंकि अगर चाइना को हमने ट्रेड के मामले में डिफीट दे दिया, तो मान के चलिए कि हमने डिफेंस के मामले में उनको डिफीट दे दिया, क्योंकि उनकी कमर तभी तोड़ी जा सकती है जब हम उनके ट्रेड को कम कर देंगे। और ये जो आज या कल जो समिट है, उसकी जो चीजें निकल के आएंगी, उससे भारत को व्यापार का एक बड़ा मार्ग प्रशस्त होता दिखता है। निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, खासकर आपने कहा कि हम सभी को लेकर साथ चल रहे हैं, और साथ ही इससे व्यापारिक लाभ भी हमारे हैं और सियासी लाभ तो देश में भी हैं, और साथ ही भारत का एक नजरिया जो दुनिया का भारत को देखने का है वो भी बदलेगा। आखिर समय की कमी है, लेकिन डॉक्टर साहब आखिरी प्रतिक्रिया मैं आपसे लूंगा। जिस तरीके से जो चर्चा अभी तक हुई है, और इससे पहले क्लाइमेट चेंज को लेकर चर्चा दुनिया भर में हुई है या व्यापारिक मुद्दों को हुई है, तो ऐसा क्या कुछ चर्चा इस बार G20 में हो जाएगी जिससे कि बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? क्योंकि सबकी नजर इस पर है कि कुछ ऐसा बदलाव होगा, कुछ चर्चा ऐसी होगी जिस पर सारी दुनिया सहमत होगी और एक साथ कोई बड़ा फैसला लेगी। देखिए, जी सत्यनारायण जी, ये डॉक्टर साहब से मेरा सवाल था। सत्यप्रकाश जी, माफ कीजिए। रूस और यूक्रेन सर कोई कंफ्यूजन हो गई है सत्यप्रकाश जी। जी जी मैं जी देखिए, जो अफ्रीका के देश है वो गरीब देश है, और बहुत सारे जो देश है वहां पर रूस और यूक्रेन अनाज भेजते हैं। माली जैसे देशों में बहुत ही ज्यादा आजकल बहुत हालत खराब है, भूखमरी का संकट हो गया है। दूसरी बात है कि जो विकसित देश है वो कार्बन उत्सर्जन बहुत ज्यादा करते हैं, और उसके कारण जो जलवायु परिवर्तन होता है उसका परिणाम जो गरीब राष्ट्र भोगते हैं। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विचार करना चाहिए, और खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन पर यदि कोई बड़ा समझौता होता है तो निश्चित तौर पर यह जो G20 है, जो अब G21 हो गया है, इसका लाभ पूरी मानव जाति को मिलेगा। हालांकि जो यूक्रेन युद्ध है उसको लेकर रूस की कोई कड़ी आलोचना होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन तमाम उसके बावजूद अफ्रीकी महासंघ का G20 में आना यह इंगित करता है कि आने वाले समय में गरीब राष्ट्रों की जो आवाज है वो बुलंद होगी, और इसका श्रेय जो है वो भारत को मिला है, क्योंकि यह भारत का एक बेहतरीन प्रयास है। निश्चित तौर पर भारत की हमेशा से एक साफ तौर पर नीति रही है कि मध्यस्थता का आपने जिक्र भी किया, हम किसी एक के साथ हमेशा नहीं चल सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण चर्चा फिलहाल हुई है, समय की हमारे पास कमी है। अब सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल भारत में G20 समिट का आगाज हो चुका है, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। आगामी समय में देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा इस समिट से निकलकर क्या कुछ सामने आता है, मंथन में क्या कुछ निकलकर सामने आता है जो भारत के साथ साथ दुनिया को एक दिशा में आगे ले जाने का काम करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।